मुंबई, ये नाम सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन ये एक जियोग्राफिकल एरिया को डिफाइन कर रहा है जो मुंबई और पुणे के बीच का एक इलाका है। कई लोग ये कह सकते हैं कि जो डेवलपर्स एंड बिल्डर्स हैं इन एरियाज के, इन्होंने एक मार्केटिंग टर्म के तौर पर इस शब्द का इजाद किया है और मैं भी मानता हूँ कि ये कोई बहुत खास शब्द नहीं है, काफी अजीब है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझना जरूरी है, ऐसा क्या हो गया कि मुंबई और पुणे इन दो शब्दों को मिलाकर एक बीच के एरिया को डिफाइन करना लोगों ने शुरू कर दिया है। आज अगर आप मुंबई और पुणे के बीच में ट्रैवल करते हो बाय रोड, तो आपको देखने मिलेगा कि कोई बहुत ही ज्यादा लंबा कंटिन्यूस रूरल स्प्रॉल है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे आपको घर देखने मिलेंगे, फैक्ट्रीज देखने मिलेगी, अर्बन क्लस्टर्स देखने मिलेंगे और कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हुए नजर आएगी। आपको घंटों घंटे के लिए जो एक 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक्चुअली दिखना चाहिए, वैसा कोई भी कंटिन्यूस रूरल स्प्रॉल देखने को नहीं मिलता। और ये इसलिए है क्योंकि ये दोनों शहर जो अराउंड 150 किलोमीटर दूर है, ये एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं और जो अर्बन सेंटर्स है इनके, वो एक्सपांड होते होते एक दूसरे को टच करना शुरू कर चुके हैं। और इसीलिए पुंबई पुंबई बोला जा रहा है दोनों शहरों के इस मिक्सचर को। ये कोई ब्रांड न्यू चीज नहीं है जो देश के अंदर हो रही है, या इनफैक्ट विदेश में भी हो रही है। हांगकांग, ग्वांगडोंग, मकाओ, शेंजन, ग्रेटर बे एरिया, पोल रिवर डेल्टा एरिया, बीजिंग, त्यांगजंग, हेबे, ये कुछ शहर है चाइना के अंदर जो वैसे 2, 3 या 4 शहर भी है जो कि अभी काइंड ऑफ ए कंटिन्यूस अर्बन स्प्रॉल की तरह है और इकोनॉमिकली बहुत एक्टिव है। एक जमाने में अलग अलग शहर होते थे जिनके बीच की इकोनॉमी जुड़ी नहीं थी, लेकिन आज ये ऐसा हो गया है। कई लोग ऐसे सिटी पैस को जो है दिल्ली से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव वगैरह है। लेकिन फिर यहाँ पर हम सिटी पेयर्स नहीं बोल सकते, हम इसको जो है सैटेलाइट सिटीज कह सकते हैं। जैसे मुंबई के पास में भी थाने, कल्याण, डोंबिवली जैसे सिटीज है जो बहुत बड़े हैं और शहर के पास। यहाँ पर मैं 150 किलोमीटर के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। और ना सिर्फ ये, मुंबई और पुणे हिस्टोरिकली बहुत अलग रहे हैं। दोनों के बीच में सह्याद्री पहाड़ों के कई सारे ऊंचे माउंटेन्स आपको देखने मिलेंगे, घाट्स है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी 150 किलोमीटर होने के बावजूद बहुत ज्यादा पुअर थी लंबे समय तक। लेकिन फिर अब ये शहर के एक्सपांशन कैसे हो गए और आगे जाकर ये सब क्या मीन करता है महाराष्ट्र के लिए, आज के इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, जो शुरुआत हुई मुंबई पुणे की इकोनॉमी के इंटीग्रेट होने की, उसके पीछे अगर एक स्टिमुलस है तो वो है रेल लाइन। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी बोर घाट के इतिहास से रिलेटेड। मैंने ये भी कहा था कि 24,000 इंडियन जो वर्कर्स थे उनकी मौत हुई थी इस घाट को बनाते समय। लेकिन ये जो घाट बन गया, ये मुंबई और पुणे शहरों को पास में ले आया। ट्रेन कनेक्टिविटी होने की वजह से काइंड ऑफ 3-3.5 घंटे के समय में भी लोग ट्रैवल कर सकते थे दोनों शहरों के बीच। और आज भी ऐसे कई लोग हैं जो मुंबई पुणे डेली अप डाउन करते हैं, बहुत सारी ट्रेन चलती है दोनों शहरों के बीच में। उसके पहले जो है शहर काइंड ऑफ बैरियर मेंटेन करते थे, लेकिन फिर भी ट्रेन के अपने एक लिमिटेशंस होते हैं। मेनली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन के इस हिसाब से कि ये पैसेंजर ट्रैवल के लिए तो बहुत सुविधाजनक है, लेकिन रेगुलर गुड्स ट्रैवल स्पेशली छोटे बिजनेस वगैरह के लिए ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मालगाड़ी आप चला सकते हो, लेकिन डेली मुंबई पुणे के बीच में मालगाड़ी भरने लायक कोई कस्टमर मिलना ऑब्वियसली मुश्किल है। हालांकि बहुत मालगाड़ियां चलती है लेकिन वो आगे जाती है। और इस चीज को चेंज किया मिस्टर नितिन गडकरी ने, जिन्होंने 1997 में MSRDC फॉर्म की, शुरुआत की मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन की और 2004 तक पूरा एक्सप्रेसवे लोगों के लिए ओपन कर दिया। 6 लेन का ये जो एक्सप्रेसवे था, ये देश का पहला एक्सप्रेसवे माना जाता है। लेकिन इसकी वजह से हुआ ये कि जो दोनों शहर थे, इसके बीच में अब एक इंडिविजुअल भी या एक छोटा ट्रक ऑपरेटर भी ट्रैवल कर सकता था विद इन फ्यू आवर्स। इनफैक्ट ये इतना ज्यादा एफिशिएंट था कि एक जमाने में तकरीबन 12 फ्लाइट्स चलती थी मुंबई पुणे के बीच में डेली, क्योंकि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी नहीं है, वहां पे कंफर्ट नहीं है वगैरह वगैरह, तो कई लोग फ्लाइट्स यूज करते थे। लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद में धीरे धीरे विद इन 4 इयर्स सारी फ्लाइट्स बंद हो गई, क्योंकि फ्लाइट से ज्यादा कम समय बाय रोड लगने लगा था। और इसकी वजह से जो दोनों शहर है, इसकी बीच की इकोनॉमी जो पहले सेपरेट थी, वो इंटर रिलेट होने लगी। आज के डेट में बहुत कॉमन है कि कई लोग मुंबई के अंदर घर है, पुणे में काम करने जाते हैं। बिजनेसेस जो है जो मुंबई के अंदर बड़े होते हैं, वो जाके पुणे में ब्रांचेस खोलते हैं। पुणे के बिजनेस जब बड़े होते हैं तो वो मुंबई में ब्रांचेस खोलते हैं। एट द सेम टाइम जो बिल्डर्स है वो भी अभी एक्सचेंज होना शुरू हो गए और धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है वो पास आती जा रही है। मुंबई साइड से अगर बात करें तो खोपोली, पनवेल वगैरह तक काफी डेवलपमेंट हो चुका है और पुणे में भी पिंपरी चिंचवड़ जो है वो काफी आगे बढ़ चुका है। बीच में लोनावला अभी भी एक बैरियर है क्योंकि ये पहाड़ी रीजन है, लेकिन यहाँ से काइंड ऑफ अर्बन स्प्रॉल की शुरुआत भी हुई थी, क्योंकि जब बोरघाट्स बने और एक्सप्रेसवे उसके बाद बना तो यहाँ पर वीकेंड हाउसिंग और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से बहुत डेवलपमेंट हुआ। और दोनों मुंबई पुणे के लोग कभी भी जब पहाड़ों पे जाते तो दोनों पहुंचते हैं लोनावला,
और इसीलिए आज के डेट में कई ऐसे चीजें हैं जो शेयर करते हैं ये दोनों शहर फॉर मल्टीपल थिंग्स। और इसका मीनिंग क्या है महाराष्ट्र के लिए वो समझते हैं। देखो मुंबई आप जानते हो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत पैसा वगैरह है, लेकिन पुणे कितना इकोनॉमिकली एक्टिव है इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। पुणे का इकोनॉमिक आउटपुट हैदराबाद शहर से ज्यादा है और देश के टॉप 5 सिटीज में आता है ये इकोनॉमिक आउटपुट के हिसाब से। दो इतने बड़े शहर अगर मर्ज हो जाए, दोनों के बीच में बिजनेस लोगों का एक्सचेंज हो, तो ये कहीं ना कहीं पर आउटपुट देता है एक ऐसे मेगा सिटी को जिसका इकोनॉमिक आउटपुट पॉपुलेशन ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे होगा। एट द सेम टाइम पुणे का जो मेजर चंक ऑफ आउटपुट आज के डेट में है ये मिक्स है, ऐसा नहीं कि एक इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। मुंबई से सिमिलर ये है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इनफैक्ट बेंगलुरु हैदराबाद के बाद में सबसे बड़ी पुणे में ही है, लेकिन एट द सेम टाइम ऑटो इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है और दूसरे भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से पुणे और मुंबई ये दोनों जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेहतर रीजन बनता जाता है। और मेरे हिसाब से आने वाले फ्यूचर में ये देश का सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस रीजन होगा और 15 से 20 साल के बाद जो है नासिक भी श्रृंखला में जुड़ जाएगा और एक गोल्डन ट्रायंगल बनेगा, जिसके ऊपर पहले में भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो इकोनॉमिकली देश का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। हालांकि यूपी में भी ऐसी चीजें होगी, दिल्ली में भी ऐसी चीजें होगी, जहाँ पर दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गए, ये कुछ शहर जो दूर है करंटली दिल्ली से, ये जुड़कर एक ट्रायंगल बनाएंगे। बेंगलुरु होसूर में भी ऐसे हो सकता है, लेकिन मुंबई पुणे जो है ऑलरेडी काफी आगे है और इनका जुड़ना बचा हुआ है और इसीलिए नाम पड़ता है मुंबई, जो हो सकता है फ्यूचर में रेफरेंस बने इस पूरे के पूरे मेगा क्लस्टर के लिए। वैसे दोस्तों ये इंपेटस यहाँ पे खत्म नहीं होता है। करेंटली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का एक्सपांशन चल रहा है, मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट बन रहा है जो 20 से 25 मिनट खत्म कर देगा जर्नी में से। जो रेल लाइन्स है उनके ऊपर नई ट्रेन चलाई जाती है, हाई स्पीड रेल लाइन जो बनेगी मुंबई और हैदराबाद के बीच, वो पुणे से होते हुए जाएगी तो मुंबई पुणे और पास हो जाएगा। पुणे और नासिक के बीच में एक हाई स्पीड रेल बनाने का काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूवल नहीं देगी, क्योंकि जो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट है वो NHRCL के जरिए इस रेलवे को बना देगी। तो काइंड ऑफ जो ये गोल्डन ट्रायंगल के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कनेक्टिविटी का, वो और ज्यादा बढ़ते हुए हमें नजर आने वाला है आने वाले समय में। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।